बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का थर्ड लेक्चर पढ़ाऊंगी पॉलीसेकेराइड्स का। पॉलीसेकेराइड्स में आज आप लोगों को मैं सिंपल पॉलीसेकेराइड का आज पढ़ाऊंगी और कल इसकी क्लासिफिकेशन और इंशाल्लाह परसों फिर स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड्स की कुछ जो है ना एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीसेकेरोसिस, इनको पॉलीसेकेरोसिस भी कहते हैं। पॉली एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स मैनी। डीज आर द कंपाउंड शुगर, ये कंपाउंड शुगर होते हैं, सिंपल नहीं है। वेरियसली कॉल्ड एज ग्लाइकेंस, इनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होती है, इनको उस जगह पे हम लोग ग्लाइकेंस कहते हैं। पॉलीहोलोसाइड्स भी कहते हैं और पोलियोसाइड्स भी कहते हैं। डेफिनेशंस: carbohydrate which yield more than 10 molecules of monosaccharide or their derivative on acid hydrolysis per molecule। पर मॉलिक्यूल का ये मतलब है कि हर एक मॉलिक्यूल अगर मोनोसेकेराइड का हर एक मॉलिक्यूल अगर पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइज हो तो उससे हमें मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिलेंगे। और मोनोसेकेराइड एंड और देयर डेरिवेटिव्स का ये मतलब है कि या तो मोनोसेकेराइड मिलेंगे या फिर उसके डेरिवेटिव भी मिल सकते हैं। डेरिवेटिव का ये मतलब है कि अगर वो वाला मोनोसेकेराइड केमिकली किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए तो रिएक्शन होने के बाद वो चीज़ जो बन जाती है वो मोनोसेकेराइड तो नहीं रहती, लेकिन मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव होती है। तो वो डेरिवेटिव भी पॉलीसेकेराइड्स के अंदर पाए जाते हैं, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। They may also be regarded as polymeric anhydride of simple sugar। सिंपल शुगर यानी कि मोनोसेकेराइड्स के पोलीमर होते हैं। पोलीमर से कहते हैं कि जो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और जो छोटे छोटे जो है ना मोनोमर्स से मिलके बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो पोलीमर इसलिए क्योंकि बहुत सारे सिंपल शुगर से मिलके बनेगा। और एनहाइड्राइड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होना। तो जब बहुत सारे शुगर्स आपस में मिलते हैं ताकि पोलीमर बन जाए, पॉलीसेकेराइड बन जाए, तो उनमें से क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। तो इस वजह से हम इनको एनहाइड्राइड ऑफ सिंपल शुगर भी कहते हैं। डी ग्लूकोज इज़ द कॉमन कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेकेराइड। मोस्टली जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं उनमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं, नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके अंदर जो कॉमन उसका जो कंपोनेंट होता है वो डी ग्लूकोज होता है। जैसे कि आप लोग एमाइलोज को देख लें, जैसे कि आप लोग ग्लाइकोजन को देख लें, जैसे कि आप लोग सेलुलोज को देख लें, ये सारे के सारे जो है ना डी ग्लूकोज से बनते हैं। हाउएवर डी एंड एल गैलेक्टोज ये भी जो है ना पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। मेनोज भी पाया जाता है। सेलुलोज आप लोग जानते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। ग्लूकोज के आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर, एल एराबिनोज एज वेल एज डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब यहाँ से ये सारे क्या हो गए हैं, इसके डेरिवेटिव शुरू हो गए हैं मोनोसेकेराइड्स के। ग्लूकोयूरोनिक एसिड क्या है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के एक कार्बन के साथ जो है ना क्या लग जाता है, हमारे पास एसिड ग्रुप लग जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH लग जाता है हमारे पास। इसलिए इसके आखिर में यूरोनिक एसिड का एसिड मतलब इधर एसिड का लफ्ज़ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये इसको पूरा कंप्लीट ग्लूकोयूरोनिक एसिड पढ़ा जाता है। तो ये बेसिकली एसिड इन नेचर होता है और ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। बिल्कुल इसी तरह एसिड का दूसरा डेरिवेटिव जो है वो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड है, इसके साथ भी यही होता है, मेनोयूरोनिक एसिड। एंड अब देखिए आगे डी ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन में क्या होता है कि कार्बन नंबर 2 के साथ हमारे पास अमाइन ग्रुप लग जाता है, NH2। तो ये भी ग्लूकोज का डेरिवेटिव हो गया। अमाइन की वजह से एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना के अंदर ग्लूकोज के अंदर आ जाती है हमारे पास, तो ये डेरिवेटिव हुआ। गैलेक्टोजामीन आ गया हमारे पास। अमाइनो यूरोनिक एसिड। अब अमाइनो यूरोनिक एसिड्स क्या होते हैं, किसी भी मोनोमर के साथ अगर अमाइनो ग्रुप भी लग जाए NH2 और यूरोनिक एसिड मतलब कि उसके साथ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों एट अ टाइम लग जाएं तो उसको हम अमाइनो यूरोनिक एसिड कहेंगे। आल्सो अकर एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। आगे है द वेरियस पॉलीसेकेराइड डिफर फ्रॉम वन अनदर। जितने भी मुख्तलिफ किस्म की पॉलीसेकेराइड है वो डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से इन कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड, कि उनके अंदर कौन सा मोनोसेकेराइड पाया जा रहा है। इन द मोलिकुलर वेट, कि कोई मतलब बहुत बड़ा पॉलीमर होता है तो उसका मोलिकुलर वेट जो है ना बहुत बड़ा होता है, और जो कोई बहुत छोटा पॉलीमर होता है मतलब कि मोनोसेकेराइड के नंबर उसके अंदर कम होते हैं तो उसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इन द नेचर
नेचर ऑफ द चेन के चेन का नेचर किस तरह है, वेदर लीनियर है या फिर ब्रांच है, स्ट्रेट चेन है या फिर उसकी ब्रांचिंग भी मौजूद है, और इन द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मतलब उसके अंदर कौन सी टाइप है, अल्फ़ा है या बीटा है, मतलब अल्फ़ा लिंकेज है या बीटा लिंकेज है, एंड इन द टाइप ऑफ लिंकेज वेदर 1 2 1 3 एंड 1 4 1 6 मतलब कि कार्बन नंबरिंग का यहाँ पे बताया कि कौन कौन से नंबर का एक मोनोमर के दूसरे मोनोमर के साथ कौन से कार्बन जो है ना आपस में लिंक हो रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। इन्वॉल्व इन द रिस्पेक्टिव मोनोसेकेराइड यूनिट्स। अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर अकर एज पॉलीसेकेराइड। जितने भी कार्बोहाइड्रेट नेचर में पाए जाते हैं हमारे पास, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी देखते हैं। नॉट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं। हैव हाई मोलिकुलर वेट, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो है ना मोनोसेकेराइड से मिलते हैं, तो इसलिए इनका मोलिकुलर वेट भी कंपैरेटिवली हाई होता है मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड दोनों से। यूजुअली नॉन रिड्यूसिंग, मतलब नॉन रिड्यूसिंग इसलिए होते हैं ना क्योंकि बहुत सारे जब आपस में बाइंड करते हैं ना, तो उनके फंक्शनल ग्रुप जो हो जाते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो जब फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर, तो सिर्फ पहले वाला जो ग्लूकोज का या किसी भी मोनो सेकेराइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फ्री होगा और एक एंड वाले का फ्री होगा ना, तो उससे क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप फ्री तो होगा लेकिन बहुत कम, सिर्फ पहला और आखिरी, और बीच में अगर कोई हो तो हो, अदरवाइज़ अक्सर इस तरह होता है कि बीच में भी कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, यूजुअली हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, रिडक्शन ये जो है ना नहीं करते। नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब पाउडर की फॉर्म में होते हैं अक्सर औकात जो कॉमनली जो है पाए जाने वाले, मतलब जैसे कि ग्लाइकोजन और जो क्या कहते हैं उसको, स्टार्च को, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं, वाइट कलर का पाउडर होता है इनका। अच्छा, नॉट सॉलेबल इन वाटर होते हैं, नहीं डिजॉल्व होते। सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सॉलेबिलिटी इज़ वेरी लेस। सॉलेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग जो है ना बिल्कुल सेम होती है। जिस तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर उनकी जो बॉन्डिंग की नेचर है वो इनकी बॉन्डिंग की नेचर के साथ बिल्कुल मैच करती है, लेकिन फिर भी इनकी सॉलेबिलिटी कम इसलिए होती है क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर वेट के ज़्यादा होने से सॉलेबिलिटी इफेक्ट करती है। These may be further classified depending on whether the monosaccharide molecule produced as a result of hydrolysis of polysaccharide are of the same type, homopolysaccharide or different type। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन का जिक्र मैंने कर दिया है, फर्दर क्लासिफिकेशन आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जिक्र की हद तक है कि अगर तो हाइड्रोलाइसिस के बाद सारे के सारे जो है ना हमारे पास मोनोसेकेराइड अगर वो एक जैसे हैं तो उनको हम होमोपोलीसेकेराइड कहेंगे, और अगर वो डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उनको हम हेटेरोपोलीसेकेराइड कहते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो C6H12O5 × X है। X मीन्स कि मतलब एक्स जो है ना वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 10 होगा, हमेशा 10 से ग्रेटर होगा। ये 100 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो है ना कौन सा पॉलीसेकेराइड हमारे पास मौजूद है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था, मैंने आप लोगों को पॉलीसेकेराइड करा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड के साथ मुलाकात करूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।